नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। हितानंद शर्मा को बीजेपी में नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री बनाया गया है और पिछले दिनों हुई सुहास भगत को संघ ने भाजपा से वापस बुला लिया था, तभी से पद खाली था। अब भगत की जिम्मेदारी हितानंद शर्मा संभालेंगे, लेकिन शर्मा के आगे चुनौती अपार होंगी। सवाल यही कि क्या वो सुहास भगत की लाइन को आगे बढ़ाएंगे या फिर कोई नया रास्ता चुनेंगे। हितानंद शर्मा के सामने मिशन 2023 फतेह करने की चुनौती भी होगी। तो अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए भाजपा ने सरकार ही नहीं संगठन स्तर पर भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव कर महामंत्री की नई जिम्मेदारी अब तक सह संगठन महामंत्री की हैसियत से काम कर रहे हितानंद शर्मा को पूर्ण रूप से महामंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश भाजपा के महामंत्री सुहास भगत को पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा से वापस बुला लिया था और उस समय किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिंह ने हितानंद शर्मा को संगठन महामंत्री नियुक्ति पत्र जारी किया है। हितानंद शर्मा मूलतः अशोकनगर जिले के रहने वाले हैं और वो आरएसएस के सहायक संगठन विद्या भारती में लंबे समय तक रहे। मध्य प्रदेश भाजपा में वो कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान और कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद आए थे। उन्हें भाजपा से संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया था। सुहास भगत के साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई थी। हितानंद शर्मा को संगठन महामंत्री के रूप में आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव है। उन्हें संगठन और सरकार के बीच समन्वय की भूमिका भी निभानी होगी, क्योंकि 1.5 साल के दौरान पार्टी को सरकार के कामों से ही चुनाव में जाना है। ऐसे में कई कड़े फैसले भी लेना होंगे, जिससे प्रदेश में भाजपा की 5वीं बार सरकार बन सके। सुहास भगत ने जिस तरह नई पीढ़ी को आगे लाने का काम किया, उसी तरह हितानंद शर्मा को काम करना होगा। वैसे उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ काम करने का फायदा मिलेगा। संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी के तौर पर उनको नई जिम्मेदारी मिली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके साथ मिलकर हम सब लोग एक टीम भावना के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार से लेकर के कार्य के सुदृढ़ीकरण में हम आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को और सशक्त बनाने का काम करेंगे। नैतिकता और चरित्र की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में नए संगठन महामंत्री जो आज हितानंद शर्मा जी बने हैं, मैं पूरे मध्य प्रदेश के राशन माफियाओं की ओर से उनको बधाई देना चाहूँगा। और ये वही हितानंद जी हैं जिनके बड़े भाई निकुंज शर्मा जी कोरोना काल के दौरान 47 लाख रुपयों की राशन की हेराफेरी के कलेक्टर की जांच के बाद आरोपी बने, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई और हितानंद जी ने मुख्यमंत्री जी से अपने प्रभाव से उस एफआईआर का खात्मा करवा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है। सुहास भगत को इसी सप्ताह संगठन महामंत्री के पद से मुक्त कर उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वापसी की गई थी। उन्हें संघ में बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है। वहीं हितानंद की नियुक्ति को सूबे में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव के दौरान हितानंद को उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। इस दौरान उन्होंने चुनाव को काफी करीब से देखा। संगठन अब उसी तरह से मध्य प्रदेश में काम करके 2023 में भगवा लहराने की तैयारी में है और इसकी कमान हितानंद शर्मा को सौंपी गई है। 2016 में संघ ने सुहास भगत को प्रदेश संगठन महामंत्री बनाकर मध्य प्रदेश भाजपा का जिम्मा सौंपा। अब लगभग 6 साल बाद बौद्धिक प्रमुख के रूप में उनकी संघ में वापसी हुई है। भाजपा आज जिस मजबूत रूप में मौजूद है, उसमें संगठन महामंत्री पद का बड़ा योगदान है। कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे संगठन महामंत्रियों को भला कौन भूल सकता है। भगत इस पद पर अरविंद मेनन की जगह आए थे। भगत ने पार्टी में स्वच्छ और ताज़ा हवा के विस्तार और नई पीढ़ी के लिए नए रोशनदान खोले। उनके नेतृत्व में जल्दी ही भाजपा के लिए मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य हो गया जहां अब मंडल से लेकर जिला अध्यक्षों की उम्र 40 साल से कम थी। कुछ अपवाद हो सकते हैं, साथ ही राज्य के सभी महानगरों में युवा चेहरों को ही जिला अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा गया।
पीढ़ी परिवर्तन का ये बहुत बड़ा श्रेय सुहास भगत के खाते में दर्ज होगा। अब हितानंद के जिम्मे ये परंपरा आगे बढ़ाने और नए लोगों को मौका देने की जिम्मेदारी होगी। उनके पास आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जितवाने की जिम्मेदारी होगी। इससे ही तय होगा कि उनका राजनीतिक सफर कितना आगे जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो हितानंद शर्मा की इस नियुक्ति के मायने क्या है, क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, इसको ही समझेंगे विस्तार से। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, उसके साथ ही हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। और जो हमने पैकेज में ही बताया कि सबसे बड़ी चुनौती 2023 तो है, लेकिन उसके पहले क्योंकि नई टीम है और उनका खुद का अनुभव उतना नहीं है चुनावी। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ये खूबी है कि जो है अपना ट्रेनिंग का कार्यक्रम पहले शुरू कर देता है। आप किसी भी स्वरूप में करें, मध्य प्रदेश में तो ये कह सकते हैं कि सह संगठन महामंत्री से आपने महामंत्री पद पर ले आए तो उनको कोई अपडेट लेने की आवश्यकता नहीं, वो कंटिन्यूटी में उन्हें पता है कि क्या परिवर्तन चल रहा है, क्या आगे हमको जो है निर्णय करना है और किन चीजों की आवश्यकता है। वो बिल्कुल नए नहीं है, इसलिए उनके सामने कोई चुनौती नहीं। जो भी चुनौती यदि राजनीतिक होगी तो उसको जो है संघ भी अपने हिसाब से, अब अभी जो मीटिंग में जिसमें सुहास भगत जी का फैसला हुआ, उन्होंने एजेंडा तय किया। और भारतीय जनता पार्टी में जो महामंत्री है वो संघ से ही आता है, उसका महामंत्री का कोई अलग एजेंडा नहीं होता। वो तो एक ताला है जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो है जो के सामने लगा हुआ है और उसकी चाबी से खुलता है, संघ की चाबी से वो ताला खुलता है और भारतीय जनता पार्टी उसी से चलती है। तो मुझे लगता है कि पूरी कोई चुनौती 2023 को भी यदि आप जिक्र कर रहे हैं उसका, तो 23 की चुनौती तो केवल हितानंद जी के साथ नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि 18 के अनुभव के साथ है। यदि हम 22 के आत्मविश्वास के साथ जाएंगे, अति विश्वास के साथ जाएंगे उत्तर प्रदेश के जो परिणाम है, तो हो सकता है फिर इस चुनौती में कन्वर्ट हो जाए। अभी तो जो है हाल फिलहाल तो बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई नहीं देती। लेकिन एक जो संगठन महामंत्रियों की एक धमक हमने देखी, आप उसको बेहतर बता सकें दर्शकों को, क्योंकि कप्तान सिंह हो, भगवत शरण माथुर हो, माखन सिंह हो, और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ हमने देखा था अरविंद मेनन में, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि 6 साल के इस कार्यकाल में, क्योंकि ना वो जो बगावत करने वाले थे उनको मना नहीं सके थे और एक धमक कम होती जा रही थी, एक असंतोष के सूर थे। ये कहा जाता था कि संगठन महामंत्री एक प्रेशर वाल्व की तरह है बीजेपी और उनके बीच में, कि जब प्रेशर बढ़ता है तो उसको प्रेशर को रिलीज करने का काम करते हैं, लेकिन उसमें कहीं चूक हुई और शायद ये एक बड़ी चुनौती हो। मनोज जी, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। यदि जो है कप्तान सिंह जी का जो स्वभाव था, वो स्वभाव यदि हेडमास्टर वाला था, मास्टर वाला था, तो वो उस तरह से पार्टी को चलाते थे। तो हमने देखा उनके कार्यकाल में जो है उमा भारती छोड़ के भी गई, बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी थे उससे। तो उससे संगठन में आपकी कठोरता से कभी भी कोई परिवार नहीं चलता। बहुत ज्यादा कठोर होंगे आपको विनम्रता भी चाहिए होती है और सहजता भी चाहिए होती है, जो हमने माखन सिंह जी में देखी। जो एक संगठन महामंत्री अरविंद मेनन जी थे, जो साम दाम दंड भेद से जो है पार्टी को चलाना जानते थे। तो जैसे सुहास भगत जी थे, तो सुहास भगत जी बहुत लो प्रोफाइल रह के अपने आप को बहुत ऊंचाई थे, तो कप्तान सिंह जी को भी कॉपी कर सकते, तो उन्होंने नहीं किया। तो हितानंद जी का भी अभी आप देखेंगे जिस तरह की ट्रेनिंग भगत जी के साथ हुई है, तो आगे वो इंडिपेंडेंट कोई नया रूप तो नहीं दिखाते हैं, अन्यथा वो जो ट्रेनिंग है उसके अनुसार काम करेंगे। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी ट्रेनिंग के हिसाब से काम करेंगे। हमने देखा था पहले भी ऐसे एक प्रयास हुआ था 2018 के समय, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, जब वापस हटाना पड़ा। अब सुहास जी की ट्रेनिंग वो लंबा समय रहा नहीं, और उत्तर प्रदेश में शायद इसीलिए भेजा गया था हितानंद जी को कि बीजेपी के चुनावी राजनीति का तौर तरीका क्या है, क्योंकि हम देखते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, बाकी समीकरण हो, या नेता के स्तर पर बात करें हम, तो यहाँ सबसे पहला काम उनका क्या होगा, क्या करना चाहिए? देखिए मनोज जी, वो शुरू से हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 साल से तो वो संगठन मंत्री का दायित्व निभा ही रहे हैं।
जो 28 उपचुनाव हुए हैं उसके बाद से लगातार वो सक्रिय हैं और मध्य प्रदेश में रचे बसे हैं। वो चाहे तहसील से लेके हम ब्लॉक से लेके नीचे से ऊपर वो संघ के प्रचारक के रूप में काम करते रहे। तो वो नए नहीं है उनके लिए मध्य प्रदेश में। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो मतलब ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है, अशोकनगर का, वहाँ पे ज़्यादा रहे। वो विदिशा के प्रचारक भी रहे हैं, आसपास के जिलों में भी उन्होंने दायित्व निभाया है। तो निश्चित तौर पर वो नीचे तक भाजपा के कार्यकर्ताओं से संबंध रखते हैं, उनको जानते हैं, शहर की नब्ज जानते हैं, क्षेत्र की नब्ज जानते हैं। तो इसका फायदा अब वो जब संगठन मंत्री बने हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को मिलेगा। रही बात चुनौती की, देखिए उनके साथ एक चेहरा ऐसा है बहुत अनुभव वाला है जिसमें हम शिवराज जी का नाम ले सकते हैं। तो तालमेल जिस तरह से सुभाष भगत जी ने तालमेल बिठाया था, जो दिनेश जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल लो प्रोफाइल होके उन्होंने जो कुछ करना चाहे संगठन में उन्होंने किया, नए प्रयोग किए और उनको अमली जामा पहनाया। यदि संगठन ने कहा कि नई पूरी युवा टीम होगी तो देखिए सुभाष भगत ने बड़े आराम से नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं कोई विरोध के स्वर नहीं उठे। जो हम 28 उपचुनाव की बात कर रहे हैं, चाहे हम जयंत मलैया की बात करें, चाहे हम गौरीशंकर सेजवार की बात करें, तो ये सुर ये पहली बार नहीं उठे हैं मनोज जी। ये सुर लगातार थोड़े थोड़े उठते ही रहे हैं, चाहे अजय बिश्नोई के रूप में उठते हैं, चाहे इससे पहले जब स्वर्गीय बाबूलाल गौर थे उनके समय भी उठते आए हैं, रघुनंदन शर्मा के समय भी उठते आए। तो इनको एक तरह से कांग्रेस नहीं है, ये भाजपा है। तो इसमें जो संगठन महामंत्री होता वो साध लेता था बहुत कुछ। तो इस तरह से इस बार भी हमने देखा है जो हितानंद शर्मा जो आए हैं वो बाकायदा जो दिनेश जी कह रहे हैं उन्हीं की लाइन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चुनौतियां जरूर हैं। लेकिन यदि ग्वालियर चंबल संभाग जो एक ऐसा है कि यहाँ उनका होने से भाजपा को फायदा मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ के क्षेत्र के लोगों को, वहाँ की पूरे हालातों को जानते हैं। और वहाँ से जिस तरह से सिंधिया जी आए तो तालमेल बिठाने की जो रणनीति थी, जो सुभाष भगत की थी, उस रणनीति पे ये भी कारगर साबित हो सकते हैं। और शिवराज जी जब अनुभवी नेता, उनके साथ 2 साल काम कर रहे हो आप लगातार, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो दिनेश जी कह रहे हैं कि नई कोई चुनौती नहीं है उनके पास, वो बेहतर तरीके से तालमेल जो बैठता आ रहा है उसी को बिठाते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बिल्कुल। तो दिनेश जी, एक और चीज़ है कि हमने देखा अब तक के जितने चुनाव हैं बीजेपी के 2003 से लेकर 18 तक के, कि अनिल माधव दवे, विजय लूनावती, ये 2 ऐसे नाम थे जो जावली, जो इसकी बात परिकल्पना की गई थी। उपचुनाव में हमने देखा कि उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। और अब पूरी एक नई टीम हमने देखा था उपचुनाव में बनाई थी, वीडी शर्मा ने अपनी पसंद की। तो उस टीम के साथ एक नई टीम को तैयार तो करना ही होगा, क्योंकि आपने जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब नए हो गए, सब एक युवा टीम हो गई और सबको लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन एक ये नई टीम आपको 1.5 साल के अंदर अंदर बनाना होगी, जो कि मुद्दों को पकड़े, जो कि पलटवार करने में सक्षम हो, जो कि ज़मीनी हकीकत को समझे और संगठन और सरकार के बीच एक सेतु का काम कर सके। तो वो टीम शायद सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है तैयार करना। मनोज जी, जैसे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में यदि वीडी शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है तो वो एक नई टीम के तहत ही बनाया पाया। आपके परफॉर्मेंस पर बात नहीं कर रहे हैं। यदि हितानंद शर्मा जी आए हैं तो नई टीम का हिस्सा आए। अब बाकी जो दूसरे नेताओं को यदि अब आना है, अपने संभागीय संगठन महामंत्री की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब जो पार्टी को जो भी नए जहां आवश्यक होगा, खासतौर पे जो वो आप देखिए जातीय संतुलन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यदि वो आपने नहीं साधा, जिस पर हम उत्तर प्रदेश पर जिक्र बार बार करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे होंगे कि अभी जैसे मुख्यमंत्री जी थांदला में डांस कर रहे थे, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, ओबीसी का 27 की बात हो रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को आप पॉलिटिकली कैसे बिठाते हैं? आप इनकी जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक को अपने पास पकड़े रखने के लिए आपके पास वो नेतृत्व है क्या, वो नेता है क्या? केवल आप देखिए कोई भी संगठन महामंत्री या कोई भी अध्यक्ष हर जगह एक मास्टर पाना नहीं हो सकता। जहां जिस नंबर का भी पाना लगेगा आपको वो नट खोलने के लिए वही पाना उपयोग करना पड़ेगा या नट कसने के लिए। तो आपको अलग क्षेत्रीय आधार पर या जातीय आधार पर आपको कुछ नए चेहरे तो आपको सामने अभी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे असंतोष भी है जो भी खुलकर सामने नहीं है, लेकिन असंतोष है। ये देखा था विधानसभा जैसे समाप्त हुई तेजी से, तो इसका कारण कोई बहुत, यदि गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो बहुत सारे ऐसे अदृश्य से कामकाज हैं जो अभी सामने हितानंद जी के सामने, जिनको अभी निपटाना है, जो चीजों का संतुलन बिठाना है, वो सबसे बड़ी चुनौती है उनकी। तो ब्रजेश जी, चुनौती जो दिनेश जी भी कह रहे हैं, तो इसके साथ ही चुनावी राजनीति और जो सिलसिला हम देख रहे हैं कि लगातार जो दिनेश जी ने भी जिक्र किया है, तो समन्वय की भी बात है और संगठन के तौर पर भी आपके पास एक अच्छा चेहरा है कह सकते हैं, और सरकार में तो एक ऐसा आदमी है और जिसको आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री में सबसे ज़्यादा लंबा समय हो गया कार्यकाल उनका।
तो वो एक ऐसा आपके साथ एक ऐसा फैक्ट जुड़ा हुआ है कि जो बाकी आपकी छोटी मोटी परेशानी है वो आपको उबार के ले जाता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। क्योंकि हमने देखा कि संगठन की खामी और सत्ता के आत्मविश्वास के कारण, क्योंकि संघ तो चाहता था 2018 में भी कि 50 से ज़्यादा जो विधायक है उनके टिकट काट दिए जाए, लेकिन ऐसा चला नहीं और ये माना गया कि नहीं, जो हमारे चेहरे से होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शायद इस प्रवृत्ति पर भी ध्यान देना होगा 2018 के बाद 2023 का जो फासला है और जो पानी बह चुका होगा उसमें। निश्चित तौर पर मनोज जी, और ये हम देख रहे हैं कि हितानंद शर्मा उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं चुनाव के दौरान, तो वहाँ की जो कार्यशैली है, जो भाजपा की कार्यशैली है, आपको उस हिसाब से आगे काम करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपके पास है 2023। वहाँ आप यदि समन्वय बिठा लोगे या जो जीतने वाले कैंडिडेट उन्हीं को टिकट दोगे, उसके लिए आप अड़ोगे, उसके लिए आपको अभी से तैयारियां करना शुरू पड़ेंगी। क्योंकि जो सिंधिया खेमा आया है वो ये मान के चलता है यदि वो कांग्रेस से आया है तो जहाँ जीते हुए विधायक को टिकट मिलना तय है, तो वो तो ये मान के ही चल रहा है कि अगले 2023 में हमको टिकट मिल ही जाएगा। लेकिन ये भी सबसे बड़ी एक चुनौती होगी कि उनमें यदि सर्वे में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनके टिकट काटना पड़ेंगे, तो उनको किस तरह से आप संतुष्ट करते हो। आपको यदि आपकी पार्टी के लोगों के टिकट काटना है तो वो समन्वय कैसे बिठाते हो, आप उनको किस तरह से संतुष्ट कर पाते हो कि वो भीतर घात ना करें और सरकार के खिलाफ ना जाए या पार्टी के खिलाफ ना जाए चुनाव में। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और उसी में अनुभव आपका काम आएगा और तब आपका जो शिवराज जी से जो तालमेल होगा, समन्वय होगा, उसका बहुत महत्वपूर्ण फायदा होगा। क्योंकि शिवराज जी लगातार आप देख रहे हैं कितने चुनाव करा चुके हैं और वो उस हिसाब से जिस संगठन में और सरकार में टकराव हुआ, तब जो आपने कहा ना प्रेशर बाल की तरह आपने काम नहीं किया, तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने देखा है कि अभी जो 4 उपचुनाव हुए तो उसमें किस तरह से संगठन और सरकार के बीच में वैसा समन्वय नहीं था। इसकी वजह से हम देख रहे हैं एक सीट जो आपकी परंपरागत सीट थी वो आपको गंवाना पड़ी थी। तो इसी समय पर आपको काम दमोह में भी हमने देखा, दमोह में देखा, हमने देखा खंडवा में भी एक मत नहीं थे संगठन और सरकार के टिकट को लेकर। लेकिन यही काम आपको करना है, तो हितानंद उसको बेहतर तरीके से कैसे कर पाएंगे, ये तभी है कि आपके पास 2 साल का समय है। अभी आपको अगले साल चुनाव में जाना है दिसंबर में, तो आपको अभी से मिशन मोड में लग जाना पड़ेगा। आपको तमाम तरह से लोगों से आपको ऐसे संपर्क बनाना पड़ेंगे, लोगों से इतना अपनापन बनाना पड़ेगा कि आपकी बात वो टाल ना सकें। तो ये सब चुनौतियां, खासकर ये सबसे बड़ी चुनौती होगी जो 2023 से पहले, उसकी अभी से हितानंद को तैयारी करना पड़ेगी। बिल्कुल। दिनेश जी, एक और चीज़ है, संभागीय संगठन महामंत्री भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे बीजेपी में। कह सकते हैं कि वो संगठन का या जो संगठन महामंत्री थे उनके आंख नाक कान हुआ करते थे कि जिला स्तर पर समन्वय बनाना हो, नाराजगी दूर करना हो। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हीं के कारण जिलों में गुटबाजी होने लगी, उन्हीं के कारण असंतोष पनपने लगा। वो कई सारे संभागीय संगठन मंत्रियों पर आरोप लगे कि उन्होंने गुटबाजी इतनी बढ़ा दी, वो चाहते थे कि सब कोई उनकी गणेश परिक्रमा करते रहे। अब वो व्यवस्था संगठन ने खत्म कर दी और ये कहा गया कि सब नाकारा हैं, लेकिन उन सबको लाल बत्ती नवाज दिया आपने। अब एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है हितानंद शर्मा के लिए, एक माइनस भी। कि प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि अब वो अकेलौते हैं, उनको अपनी पूरी समझ सूझ का सहारा लेना होगा उनके लिए। या एक माइनस पॉइंट ये होगा कि आपके पास पूरे प्रदेश में आँख नाक कान वैसे नहीं है, या जो आप अपने हिसाब से दिखाना चाहें, तो शायद आपको प्रवास ज़्यादा करना पड़ेंगे, कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मिलना पड़ेगा, नेताओं से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा ताकि ज़मीनी हकीकत आपको जल्दी से पता चले। मनोज जी, ये सब सतत प्रक्रिया है। जिस तरह के संगठन महामंत्री का रोल है, तो उनके यहाँ तो जो है एक कैलेंडर है जिस पर वो काम करते हैं। आप संभागीय संगठन महामंत्री का जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से राजनीति में आए तो जो गुटबाजी कर रहे थे संगठन से, तो आरएसएस से बेहतर था कि वो भारतीय जनता पार्टी में आके अखाड़ेबाजी करें, क्योंकि आपको गुटबाजी करना है तो राजनीतिक दल बहुत मुफीद होता है, उसके लिए संघ नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जो 2018 के विधानसभा चुनाव हैं या किसी भी आप ऐसे चुनाव को लीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, तो वो दोष किस पर आता है कि संघ के स्वयं सेवकों ने काम नहीं किया। और हाँ, जब जीतते हैं तब क्या होता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे जीत गए। ये जो विरोधाभास होता है, ये इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए अब 2 और नए चेहरे हैं। आप एक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और एक अमित शाह जी का चेहरा है, जो संघ के साथ साथ इन दोनों चेहरों से भी समन्वय बना लेगा। वो अपने राज्य में संगठन महामंत्री की जो भूमिका है बहुत सहजता से अपनी उसको पूर्ण कर सके जी। तो लेकिन आपको लग रहा है ये इतना आसान होगा? क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि आपने अमित शाह का जिक्र किया, मोदी, तो योगी एक बड़ा फैक्टर थे और बाकी सारी जो टीम जमावट थी संघ की। लेकिन क्या आपको मध्य प्रदेश में भी ये होता दिख रहा है? देखिए, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है मनोज जी। आप पूरा घटनाक्रम याद करिए, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बदले गए, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बदले गए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी जो है गृह मंत्री जी के यहाँ थे,
या जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जब गए थे तो जिस तरह योगी जी की एक्टिविटीज थी, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां ये जिताने की क्षमता जिसमें होती है, रणनीति जो बना सकता होगा, अल्टीमेटली अपर हैंड उसी का रहता है। तो आप बिल्कुल। देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में वो चेहरा है जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। एक दौर ऐसा आया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ के समय आया था कि जब आरएसएस से ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था, वो आरएसएस की बात भी नहीं मानते थे, उनका कद इतना ऊंचा था। तो आज आप देखेंगे ना कि संघ से भी ऊंचा कद यदि किसी का है तो आज नरेंद्र मोदी जी का है। तो उनका जो भी निर्णय होगा, उनकी जो भी मंशा होगी, वो आरएसएस की मंशा होगी, क्योंकि आरएसएस के हर एजेंडे को पूरा करने वाले मोदी जी हैं। उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने राम मंदिर का पूछा था, ये सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी है। तो आज की तारीख में जो मोदी जी कहेंगे वो संघ कहेगा, वही संघ की लाइन होगी और वही हितानंद शर्मा जी की लाइन। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, जो दिनेश जी ने कहा मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि हमको याद है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान थे, भोपाल प्रवास पर थे, अमित शाह और ताजपोशी की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि यही जोड़ी चुनाव कराएगी। लेकिन कुछ समय बाद हमने देखा कि नए अध्यक्ष आ गए थे, राकेश सिंह को, कहा गया था कि जो अमित शाह और मोदी की पसंद के हैं। लेकिन जिस प्रकार फिर जेपी नड्डा आते हैं और राकेश सिंह की विदाई हो जाती है, वो ना अपनी नई टीम बना पाते हैं, ना उनको पूरा कार्यकाल मिलता है। अभी भी एक नई टीम है। अभी फिर हम देखते हैं जेपी नड्डा इंदौर आते हैं अचानक से दूसरी बार, और अचानक से हम देखते हैं कि विदाई हो जाती है सुहास भगत की। 6 साल का लंबा कार्यकाल उनको मिलता है, सब कुछ होता है। तो अब ये एक संकेत भी है बाकी लोगों के लिए कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, और दिनेश जी जो कह रहे हैं कि अगर आप रणनीति नहीं बना पाते हैं, बाकी और सारी चीज़ें नहीं कर सकते, चुनाव जिताने में मदद नहीं कर सकते, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपकी किसी भी दिन विदाई हो सकती है। ये तो है मनोज जी, कम से कम सत्यता तो ये भाजपा में है, लेकिन वो दोनों घटनाओं को हम एक नहीं कर सकते। यदि राकेश सिंह वाली बात करें, हम सुहास भगत वाली बात करें, तो सुहास भगत की वापस संघ में वापसी हुई है, और उनका कार्यकाल जिस तरह से चला मनोज जी, ना कोई आरोप लगे, शांति से चले, और जो संघ के एजेंडे थे उस एजेंडे के अनुसार काम की। सत्ता चली गई थी, सत्ता वापस आ गई है, अब सत्ता को बरकरार रखना है। तो दोनों को किस तरह से आपको संगठन बेहतर काम कर रहा है, ये काम हितानंद शर्मा को करना पड़ेगा कि बेहतर तरीके से नियुक्तियां हो जाएं, भेदभाव ना हो किसी का, और जो काम करने वाले लोग हैं वो आगे आए, क्योंकि इसका खामियाजा आगे ना पीछे। यदि कोई ऐसे परिणाम वैसे नहीं आए, सार्थक नहीं आए, तो किस पे वो गाज गिरेगी? निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष पे गिरेगी, संगठन महामंत्री पे गिरेगी कि आपकी गलतियां भी रही हैं। तो आपको तालमेल तो बनाना ही है, साथ में ये भी देखना है काम वाला व्यक्ति कौन है। आप यदि गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की विदाई भी हो जाती है। जब आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जब चुनावी साल में ज्यादा देखा जाता है। और हम देखते हैं कि भाजपा में ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए और मुख्यमंत्री बन गए तो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। ऊपर से जिस तरह से निगरानी की जाती है, जिस तरह से बाकायदा बहुत अलग अलग स्तर पर सर्वे होते हैं, प्रदेश स्तर अपनी बात करता है, राष्ट्रीय स्तर पर अलग सर्वे किए जाते हैं, वो देखा जाता है कि कौन व्यक्ति इसमें जीतने लायक है, किसके अंक ज्यादा हैं, कौन महत्वपूर्ण है। इस बात का जो उल्लेख होता है उसमें आपकी मनमर्जी नहीं चल सकती। तो आपको तालमेल बिठाना पड़ता है कि यदि जो दूसरे नंबर का है, जिसको टिकट नहीं मिल रहा है, उसको किस तरह से आप समझा सकते हैं, उसको किस तरह से आश्वस्त कर सकते हैं और मना सकते हैं कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे पार्टी को नुकसान हो। संगठन महामंत्री का यही काम है कि आप नियुक्तियां बेहतर हो, जो कार्यक्रम मिल रहे हैं संगठन स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर जो कार्यक्रम बना रहे हैं चुनाव के दौरान, यदि अब सरकार की बात लेकर जा रहे हैं, सरकार की योजना लेकर जा रहे हैं, तो बेहतर तरीके से संगठन उनका क्रियान्वयन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी निगरानी करना और इसके जो अंदर नीचे तक जो असंतुष्ट है उसको भांपना और उसका निराकरण करना, यह महत्वपूर्ण दायित्व होता है। मुझे लगता है कि इसमें संघ और जो संगठन महामंत्री हैं, जो अपने खुद के अपने, जब आप क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के पद जो हटा दिया है संगठन मंत्रियों को, तो उसकी वजह से आपको अपने सूत्र खड़ा करना पड़ेंगे, अपने ऐसे लोग तैयार करना पड़ेंगे जो बिना भेदभाव के, जो बिना गुटबाजी के आपको सच्चाई नीचे से ऊपर तक बता सकें, ताकि आप जाके उस पर निर्णय ले सको। तो एक बड़ी चुनौती है। और वैसे जब नई सरकार बनती है तो 6 महीना हनीमून पीरियड होता है, लेकिन संगठन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और शायद जिस दिन अब वो ज्वाइन करेंगे और उसके अगले दिन से उनके काम की समीक्षा होने लगेगी। तो हम भी उनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस काम काज के हिसाब से उनको लाया गया है वो शायद उस पर खरा उतरे। हमारी शुभकामना उनके साथ है और आप दोनों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है हितानंद शर्मा पर,
युवा चेहरे हैं, पार्टी के साथ तालमेल के लिए उनको 2 साल का लंबा समय मिला है कि पार्टी की रणनीतियों को अच्छे समझ लें, नीचे तक के कामकाज को अच्छे समझें, संघ के कामकाज को वो बखूबी समझते हैं, संगठन के कामकाज को कैसे परखते हैं समझते हैं। इसके लिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि जब वक्त बदलाव का है और बदलाव कई बार अच्छा भी साबित होता है, तो बीजेपी भी उम्मीद कर रही होगी कि ये वक्त बदलाव का जो वक्त है वो उनके लिए भी अच्छा होगा और हितानंद के लिए भी। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।